हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्योमेट्री में को हम किस तरीके से पढ़ेंगे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ी थोड़ी हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके कुछ साथ में 15-20 करके हम क्वेश्चन कर लेंगे। ऑल ओवर आप देखोगे पूरी ज्योमेट्री में 250-300 क्वेश्चन आपको करा दूंगा और एंड में 2 से 3 वीडियो में मैं आपको 100-150 क्वेश्चन और करा दूंगा। इसी तरीके से आपके आसपास 500 के आसपास मैं क्वेश्चन करा दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर आइए अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, पॉइंट या फिर बिंदु पे बात कर लेते हैं। तो बिंदु या पॉइंट आप जानते होंगे क्या होगा। ये मैंने एक ये बना दिया, ये हमारा क्या है, बिंदु या पॉइंट इसको कह सकते हैं। इसकी स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट जनरली इसकी जो डेफिनेशन मानी जाती है कि वह छोटा से छोटा सर्कल जिसकी कोई भी रेडियस ना हो क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। बट आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉइंट की आपको किसी भी सर्कल की आपको कोई ना कोई रेडियस ना मिले। तो किसी से भी आप पॉइंट रखते हैं तो उसकी रेडियस तो होगी। इसी वजह से इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, बट आप मान सकते हैं कि पॉइंट या तो किसी पेन से जितना सर्कल बनता है उसी को हम क्या मान सकते हैं कि ये एक कोई पॉइंट होता है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। अब मैं बात करता हूं कि पॉइंटों के एक स्ट्रेट लाइन को एक लोकस को, क्या बोला मैंने कि पॉइंटों के एक स्ट्रेट लोकस या एक पथ को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, यदि मैं इसको मिला दिया जाता है और जिसे दोनों साइड बढ़ाया जाए, किस साइड बढ़ा दिया जाए, दोनों साइड बढ़ा दिया जाता है, तो ये क्या हमारी बन जाती है, लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। तो हमने इसका लाइन हो गया। अच्छा, साथ में फिर आता है हमारा क्या आता है, रे या किरण आती है। तो रे में क्या डिफरेंस होता है और लाइन में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज पर हम बात करें तो रे का जो होता है, रे किसी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। क्या होता है, रे जो हमारी होती है वो किसी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। लेकिन मैं बात करूं किसकी, लाइन की, तो लाइन हमारी जो होती है या तो इस साइड भी आप इसको बढ़ा सकते हो या उस साइड भी, यानी दोनों ही दिशाओं में क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। बट जो हमारी रे होती है वो किसी एक ही दिशा में बढ़ती है। फिर इसके बाद हम बात करें कि दो रे से मिलकर, ठीक है, एक ही जो स्टार्टिंग पॉइंट हो इनका एक ही हो, ठीक है, और दो दिशाओं में यदि बढ़ रही है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा बना ये क्या कहलाता है, हमारा कोण, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, एंगल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जब बात हमारी किसकी आ गई है, एंगल की आ गई है, तो हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं, क्या होते हैं, इस पर भी हम साथ ही बात कर लेते हैं। हमारे जो एंगल होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है हमारा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। इस पर ये जो थीटा बना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 90 डिग्री से। या मैं इससे सीधी बात करूं, आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा है यदि, तो वह हमारा एंगल कौन सा कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम किस पर बात करते हैं, राइट एंगल राइट एंगल पर बात करते हैं। तो राइट एंगल जो हमारा होता है ये कितने डिग्री, यदि थीटा है तो थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी भाई इक्वल टू होगी 90 डिग्री। हमें ये चीज याद रखनी है कि राइट एंगल वही कहलाएगा जो थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री होगी, वह हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। साथ ही मैं बात करूं किस पर ऑब्ट्यूज एंगल पर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा होता है, या फिर मैं बोलूं क्या, अधिक कोण, ये समकोण होता है, ये न्यून कोण होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ये यदि मेरा थीटा है तो आपको याद रखना होगा कि थीटा की जो वैल्यू होगी, किसकी, थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री से तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और 180 डिग्री से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यदि हमें कोई एंगल दिया गया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें पता चलता है कि 180 से तो छोटी है बट 90 डिग्री से बड़ी है, तो वह हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण भी कहलाता है। ठीक है, अब मैं किस पर बात कर लेते हैं, साथ ही हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, क्या होता है, आइए जरा इस पर बात करें। तो स्ट्रेट एंगल जो हमारा होता है, ठीक है, या
स्ट्रेट एंगल जो हमारा होता है ये कौन सा कहलाता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। हमारा स्ट्रेट एंगल जब भी बनेगा किसी भी जगह पर आपको बोला जाएगा क्वेश्चनों में कि स्ट्रेट एंगल है एक, तो हमें वहाँ तुरंत समझ आना चाहिए कि वो क्या है, 180 डिग्री का हमारा एंगल है, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, साथ में सरल कोण भी बोल देते हैं, ठीक। अब मैं बात करूं किसकी, इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए तो रिफ्लेक्स एंगल या फिर हमारा बृहद एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा होता है कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसको यदि मैं आपको बताऊं तो ये किस तरीके से होता है, इस तरीके का कुछ बनता है। इसमें आपको याद रखना है कि ये वाला एंगल जो होगा रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जो हमारी होगी 360 से तो छोटी होगी, बट 180 डिग्री से क्या हो जाएगी मेरे भाई, बड़ी होगी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हमारा जो आता है कंप्लीट एंगल आता है। कौन सा एंगल आता है, कंप्लीट या पूर्ण कोण आता है, जो कि इस तरीके से कुछ बना होगा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। हमने कौन कौन से एंगल देखे, एक बार फिर से हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से देखे हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल देखा, दूसरा राइट एंगल देखा, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल देखा, फिर इसके बाद हमने स्ट्रेट एंगल देखा, फिर रिफ्लेक्स एंगल देखा, और लास्ट में हमने कंप्लीट एंगल देखा है, ठीक है। तो अब एंगलों के बाद हम चलते हैं किस पर, कि जो एंगल होते हैं और कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं। अब साथ ही मुझे दो एंगलों पर और बात करनी है, जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, ठीक है। इस पर हम बात करें कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका बन रहा होगा या पूरक कोण बनेगा हमारा, तो वो किस तरीके से बनेगा, जरा हम इस पर बात कर लेते हैं। मान लो मुझे एक ये एंगल दिया गया है और इसमें यहाँ से इसको बोला जाता है क्या, अल्फा डिग्री है ये, और ये मुझे बताया जाता है क्या है, बीटा डिग्री है। यदि अल्फा प्लस बीटा, क्या मैंने बोला, अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री के बराबर आता है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इस चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों ही चीज क्या है, सेम है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये एंगल बन सकता है, ठीक है, कि ये वाला क्या है, अल्फा है, और ये वाला क्या है, हमारा बीटा है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का सम करने पर यदि हमारा 90 डिग्री आता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस पर, समपूरक कोण पर। किस पर, समपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है, इस चीज को भी हम साथ में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, बट डिग्री का बस कुछ अंतर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आप किस पर, सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण पर। तो हमारा जो होता है किस तरीके से होता है, जरा इस पर बात करें। मान लो मुझे ये दिया गया है क्या, बीटा डिग्री है, और ये बताया गया है अल्फा, बट जब मैं अल्फा प्लस बीटा डिग्री करता हूं और इसका सम यदि 180 डिग्री के बराबर आता है, किसके, अल्फा प्लस बीटा का जब हम सम करते हैं और 180 डिग्री के बाद बराबर आता है, तो ये हमारा कौन सा, सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण कहलाता है। सॉरी, इसी चीज को आप कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि मुझे ये इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, कि ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, बट जब आप अल्फा प्लस बीटा का सम करेंगे और ये कितना 180 डिग्री के बराबर आता है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण कहलाएगा। अब हम बात जो करने वाले हैं लाइनों के ऊपर करने वाले हैं, आइए तो थोड़ी बात लाइनों के ऊपर भी करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, या शीर्षा विमुख कोणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पर हमारी दो ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं, ठीक है। एक ये हो गई, मान लो स्ट्रेट लाइन है, और एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल बन रहा है एक, और एक ये बन रहा है, यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये वाला भी अपोजिट एंगल इसका क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं बात करूं इस वाले एंगल की, यदि ये मेरा वाला एंगल बीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी वर्टिकली जो अपोजिट एंगल आपको दिए गए हैं मेरे भाई, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे किस पर, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगलों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मुझे मान लो दो स्ट्रेट लाइन दी गई है। कौन सी? दो स्ट्रेट लाइन दी गई है। इसको हमने ले लिया क्या? m, और दूसरी हमें जो लाइन दी गई है क्या दी गई है? n दी गई है, और एक ट्रांसपर्सन लाइन यहाँ पर ये है, ठीक है। अब मैं इस पर आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग या फिर संगत कोण जो हमारा होता है क्या होता है उस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं यदि इस एंगल को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले एंगल को मैं यदि 2 लेता हूँ, और इस वाले एंगल को 3 ले लेते हैं, और इस वाले एंगल को 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये हमारे एंगल है। तो अब जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे होंगे जरा उस पर बात करते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल एक बराबर होगा किसके? एंगल 5 के। तो मैं बात करूं करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके कौन सा हो गया? एक का करेस्पॉन्डिंग कौन सा है? 5वां है, ठीक है। और यहाँ पर मैं और करूं तो 2 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे 6 हो जाएगा। संगत कौन कौन से हैं? यही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले पर, तो एंगल 3 कौन सा? एंगल 3 के बराबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर एंगल 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और मैं बात करूँ एंगल 4 की, तो एंगल 4 के बराबर जो हमारा आएगा कौन सा आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगलों की बात होती है तो 1 के बराबर तो 5 आएगा, 1 के बराबर 5 आएगा, 2 के बराबर 6 आ जाएगा, 3 के बराबर 7 आएगा, और 4 के बराबर हमारा 8 आ जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद अल्टरनेट एंगल की ओर, के अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं इस चीज़ पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या एकांतर कोण हमारे कौन कौन से होते हैं, इसी से इस चीज़ को हम समझ लेते हैं भाई। तो मैं यदि आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर हमारे अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण हमारे कौन कौन से हैं, इस पर बात करूं तो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पर जैसे जेड जहां भी बनता दिख रहा हो तो आपको वहां पर अल्टरनेट एंगल बनते हुए दिखेंगे या फिर एकांतर कोण बनते दिखेंगे। तो मैं बात करूं अल्टरनेट एंगलों की, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 5 के। अब क्या होता है? एकांतर, एक छोड़ने के बाद दूसरा, ठीक है। तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा हमारा एंगल 5 के, और मैं बात करूं एंगल 3 के बराबर जो हमारा होगा क्या हो जाएगा? एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण या फिर अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ये चीज़ यदि आपको समझ आई है तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से कहलाते हैं, इन चीज़ पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल 1 हो जाएगा, 2 भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ से हमारा 7 भी एक्सटीरियर एंगल है, और 8 भी एक्सटीरियर एंगल है, यानी ब्रहा कोण है हमारे। अब आते हैं हम बात करते थोड़ी सी किस पर? इंटीरियर एंगलों पर, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जो हमारे होंगे इसमें कौन कौन से होंगे? जो अंतर की साइड होंगे, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो मैं बोलूँ कौन से? एंगल 4 हो जाएगा इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 भी हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ अच्छा, इस इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? 4 और 3 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, जो कि हमारे क्या है, मैं बात करूँ तो हमारे ये हो जाएंगे क्या? इंटीरियर एंगल। बट इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, कि दो इंटीरियर एंगलों का सम जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें भी पढ़ने वाली है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? दो इंटीरियर एंगलों का सम जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे भाई? इंटीरियर एंगलों का या अंतः केंद्रों का जो हमारा क्या होता है? सम होता है 180 डिग्री होता है। तो इनका भी आप सम करोगे 5, 3 और 5 का, तो वो जो आ रहा होगा हमारा कितना आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ 7-8, ठीक है। और इसके बाद कल से जो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चनों को करते हैं।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है दो लाइन दी गई है, कौन सी, L और M, जो कि क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। साथ ही मुझे बताया गया है ये वाला एंगल जो दिया गया है कितने का, 100 डिग्री का दिया गया है, और साथ में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 110 डिग्री का बन रहा है। और मुझे जो बताना है थीटा एंगल बताना है बस। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या हम एक लाइन और पैरेलली नहीं खींच सकते? आप कहोगे बिल्कुल खींच सकते हैं। तो वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब हम जानते हैं, अभी हमने जैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं बोलूँ यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, इस वाली लाइन पे मैं बात करूँ तो जो भी एंगल बनेगा इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो भाई 100 दिया गया है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आप कहोगे 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर भी तो हमारा क्या बनेगा, एक एंगल और बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर 110 है तो ये कितना होना चाहिए, तो आप देखोगे 70 डिग्री यहाँ से ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 110 पहले से है तो ये हो गया 70। और आप जानते होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, किस पर, एक स्ट्रेट लाइन पर कभी भी क्या होता है, बनने वाला एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। इस चीज़ को याद रखना है। मैं बोलूँ ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इस पर जो एंगल बनने कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। मैंने देखा 70 और 80 कितना आ गया, 150 तो मेरे पास आ चुका है, बट होना कितने का चाहिए था, 180 का। तो 180 में से आप माइनस करोगे 150, तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी इस थीटा की जो वैल्यू मुझे दी गई है भाई, वो कितनी दी गई है, 30 डिग्री दी गई है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दो रेखाएं हैं L और M। ठीक है, दो लाइनें हमारे पास पैरेलली हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। बताया गया है L और M। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला एंगल बताया गया 45 डिग्री का है, यहाँ पर बनने वाला कितने का है, 30 डिग्री का है। और हमसे जो वैल्यू पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, थीटा की पूछी गई है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन एक और ड्रा कर देता हूँ मैं। तो अब मैं पूछूँ आपसे, तो यहाँ से आप देखोगे तो ऑल्टरनेट एंगल, कौन सा, ऑल्टरनेट एंगल से आप देखोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ से ये वाला कितना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो अब यदि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना 45 है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, तो आप देखोगे पूरा ये जो एंगल बनेगा, कौन सा, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा 30, और इसको कर दोगे तो कितने का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू जो रही होगी यहाँ पर कितनी रही होगी, 75 डिग्री रही होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है तीन रेखाएं, कौन सी, पैरेलल लाइन से हमारी, कौन कौन सी, L, M, N। साथ ही बताया गया है L पैरेलल है किसके, M के, और M पैरेलल है N की। यानी आपस में ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें 100 डिग्री ये दिया गया है। तो अब मैं ऑल्टरनेट एंगल से मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है, यदि ये 100 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक बनने वाला कौन सा वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ भाई, इस वाले एंगल की, किसकी, इस वाले एंगल की मैं बात करूँ। तो आपको समझ आ रहा होगा, यदि ये 100 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक 100 डिग्री होना चाहिए। मैं कहूँगा ओके 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो मैं 100 में से यदि भाई 20 माइनस करूँ, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कितना होगा, 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। यानी हमारा कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 80 डिग्री है तो आपको पता होगा इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि ये 80 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो मुझे बताया गया है AB पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके, CD के, साथ ही CD पैरेलल बताया गया है किसके, EF के। ठीक है, अब मुझे साथ ही एंगल भी दिए गए हैं। मुझे बताया गया यहाँ पर 80 डिग्री का, यहाँ पर 110 का बन रहा है एंगल। ठीक है, और मुझे जो निकालना है X, Y, Z का क्या निकालना, सब निकालना। अब मैं यदि आपसे बात करूं ऑल्टरनेट एंगल से क्या होगा, यदि ये हमारा 80 डिग्री, ऑल्टरनेट से ये कितना है, 80 डिग्री का है, तो मुझे समझ आया यहाँ से यहाँ तक बनने वाला एंगल भी कितने का होगा, 80 डिग्री का होना चाहिए।
चाहिए, कितने का होना चाहिए, 80 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर, क्योंकि मैं जानता हूँ इंटीरियर एंगल से, किससे, इंटीरियर एंगलों का सम भी कितना होता है, आप कहोगे 180 डिग्री का होता है। यदि ये यहाँ पर कितना है, 110 है, तो मुझे समझ आया ये जो बाई का होगा, किसकी पे बात कर रहा हूँ, इस बाई वाले का एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा आप कहोगे। और लेकिन टोटल होना कितने का था, चाहिए था 80 डिग्री का होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 80 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 80 होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ ये जो x दिया गया है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 10 डिग्री का हो जाएगा। अब आप देखो दोनों ही कंडीशन क्या होती है, फुलफिल होती है। ऑल्टरनेट एंगल से तो 80 हो गया, इंटरनल एंगलों का सम कितना होता है, 180 का होता है, तो आप देखोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब आपको क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा होगा, चतुर्भुज में, यदि आपने अभी नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको क्या पता होगा कि अपोजिट एंगलों का जो सम होता है, किसका, चतुर्भुज में। अब क्वाड्रिलेटरल में हमारा जो होता है अपोजिट एंगलों का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात याद रखनी है कि अपोजिट एंगलों का सम जो होगा 180 होगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर ये कितना है, 110 है, तो मुझे पता चला भाई यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। अब बस कुछ नहीं करना, इन तीनों को ऐड करना है। तो x की तो हमारे से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, y की बात करूँ तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, और z से भी कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो आप देखोगे इनका करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है L और M आपस में क्या है, पैरेलल हैं दोनों की दोनों, ठीक है। यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पर जो बनता है हमारा 20 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें ये जानना है। तो अब मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि मैं बोलूँ यहाँ पर ये 70 है, तो ऑल्टरनेट के हिसाब से ये वाला भी कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 70 डिग्री हमारा ये होना चाहिए। यदि ये 70 डिग्री है और आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। यदि ये 70 है तो मैं पूछूं अंदर वाला कितने का होगा, तो आप कहोगे 110 डिग्री का हो जाएगा। बस अब यहीं से हम कर लेंगे, 110 और 20 कितना हो जाएगा, 130, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 50 रही होगी। यहाँ पर हमने लाइन और एंगल के कुछ क्वेश्चन किए और उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी लंबी क्लास होगी, ठीक है। अब जो भी क्लासेस आएंगी तो काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर आएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।